हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं बॉस? ओके डियर, तो आज हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक और क्लिप लेके आए हैं। कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसके ऊपर या तो क्वेश्चन आता है लॉ के एक्सप्लेन करो या कोई न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ, तो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अब यहाँ दो चीज़ें हैं यार। सबसे पहले तो कूलम्ब्स लॉ जो है ना वो एप्लीकेबल है, देखो, पॉइंट चार्जेस के लिए। पहली बात, ये कुछ रिलेटिव टर्म्स हैं, इसको समझना ज़रूरी है। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है कि चार्ज का जो साइज़ है और उस दो चार्जेस हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो चार्जेस जो हैं वो एक पॉइंट सोर्स की तरह लग रहे हैं। जैसे मान लो कि आपके पास 1 मीटर डाया का कोई चार्ज है, तो बड़ा चार्ज है 1 मीटर डाया का, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस जो है ये इतने अपार्ट रखे हैं कि उनका बीच का डिस्टेंस इतना है कि वो 1 मीटर जो है हमें पॉइंट की तरह लगता है। तो पॉइंट चार्ज का मतलब ये मत समझ लेना कि बहुत छोटे चार्ज, नहीं, ऐसा नहीं है। वी वुड से दैट के जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द चार्ज के। ये चीज़ हो गई, तो ये पहला एक टर्म हो गया। दूसरा, ये फोर्स एप्लीकेबल है, ये कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है स्टेशनरी चार्जेस के लिए, ठीक है ना। चार्ज जो है वो स्टेशनरी होनी चाहिए। अगर चार्ज मोशन में, तो आपने मेरा पहला क्लिप देखा होगा कि जब मोशन में है तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करते हैं, और अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी से एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी आ जाते हैं। तो ये कूलम्ब्स लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करता है। ये केवल स्टेशनरी चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। वो पॉइंट चार्ज जो रिलेटेड टर्म्स है वो कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया। अब ये कहता है कि जैसे यहाँ देख लें आपको फिगर में कि ये एक चार्ज है F1 और एक ये है F2। अब ये मान लेते हैं हम सेम नेचर के हैं, तो सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेगा इसको। यहाँ मैं लिखूँगा F1 2। इसका क्या मतलब होता है यार? इसका मतलब है कि फोर्स अपॉन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। और ये F2 है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स अपॉन 2 ड्यू टू 1। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। और ये देखें कि ये मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं। अच्छा, इस क्लिप में हम लोग ना बॉस डायरेक्शन की बात, वेक्टर की बात नहीं करूँगा मैं। वेक्टर जो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। तो ये देखें कि आप ये मैग्नीट्यूड इनका सेम होता है, डायरेक्शन अलग होती है, जो कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, यहाँ पे जो r डिस्टेंस है ये जो है ना ये एक्चुअली सेंट्रल होता है। सेंटर मतलब इस चार्ज के सेंटर से इस चार्ज के सेंटर तक, ये चार्ज है अगर इसके सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस होता है, ये सेंट्रल डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, r। तो ये कहाँ से लिया जाता है? चार्ज के सेंटर से लिया जाता है। तो वो जो फोर्स है F, वो अब यहाँ इसने लॉ में क्या बोला? लॉ में बोला इसने कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर हम साइन हटा देते हैं तो K लगाएंगे, K कांस्टेंट है यहाँ पे, और K की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बॉस? यहाँ मैं लिख देता हूँ K = 1/4πε0, राइट, या एप्साइलन कह लो। एप्साइलन होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्साइलन नॉट जब कर देंगे तो वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो फार्मूला क्या आ गया आपका इसका? F = K Q1 Q2/r²। ये क्या है? फोर्स है बिटवीन दो पॉइंट चार्जेस पे जिनके बीच का सेंट्रल डिस्टेंस r है, जो कि स्टेशनरी चार्ज, ठीक है। जरा नेक्स्ट, अच्छा ये वैल्यू देख लेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 होती है, ठीक है, और K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, यूनिट के हिसाब से हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। एक चीज़ और देखो यार, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ
जैसे हमने बोला कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन आ जाता है। अब एक चीज़ देखो, अगर E की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स कम होगा। E क्या है, ये मीडियम में है, मतलब अगर ये चार्जेस मीडियम में रखे हुए हैं तो ये मीडियम की परमिटिविटी होती है। अच्छा, और जो E नॉट है, E एक्चुअली जो है E नॉट जो है वो लेस होती है E से। मीडियम में परमिटिविटी ज़्यादा होती है, एयर वैक्यूम में कम होती है। तो अगर E ज़्यादा, तो अब E अगर ज़्यादा है तो F कम होगा, लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि E नॉट जो है वो लेस होती है E से। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मीडियम में फोर्स में देखूँगा, मीडियम में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा होगी अगर तो ये कम होगा फोर्स, राइट। तो मीडियम में फोर्स कम होता है और आपके वैक्यूम में या एयर में फोर्स ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो एयर की परमिटिविटी है वो कम होती है, ठीक है। तो एयर या वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा होता है, जब भी आप मीडियम में डाल देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। तो वो आप इस रिलेशन से, ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिस्क्राइब किया। अच्छा, और पॉइंट्स क्या है कि जो फोर्स है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस लगता है, इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। ये तो मैंने आपको क्लियर किया। और कुलम्स का लॉ वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए, ये भी हमने बात की। कुलम्स का लॉ वैलिड है स्टेशनरी चार्जेस के लिए, ये भी हमने बात की। अच्छा, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और एक चीज़ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यार कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब वो इनिशियल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा या फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो वर्क डन होता है दैट इज अ कंजर्वेटिव, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनल और इनिशियल पॉइंट। तो अगर आपका क्लोज लूप बन रहा है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, राइट, क्योंकि आप जहाँ थे वहीं पे आ गए। तो कंजर्वेटिव फोर्स, दो तरह के फोर्स होते हैं, आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी पूछ लिया जाता है, इसको भी आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। तो मैम फिर से एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि कुलम्स का लॉ जो है वो स्टेशनरी चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेंट्रल डिस्टेंस होता है। फोर्स जो है वो इन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनके बीच के सेंट्रल डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्सेस जो है अगर ये सेम चार्जेस हैं तो रिपेल कर रहे हैं, अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स की वैल्यू वही है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी। और ये मैग्नीट्यूड पे बराबर होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएंगे, क्लियर। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है। अगर हम एयर या वैक्यूम में यूज़ करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट होती है। और मीडियम में जो फोर्स लगता है वो कम होता है, और सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगेगा, एयर में या वैक्यूम में, क्योंकि वहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो हमेशा मीडियम से कम होती है। क्लियर हो गया बॉस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो वर्क डन है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो अगर आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो यू राइट, यू शुड राइट, ये जितनी भी पॉइंट्स हैं आपको वहाँ पे मेंशन करने हैं। और जो रिलेटिव टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताए, पॉइंट चार्जेस और सेंट्रल डिस्टेंस, और ये इसको आपने दिमाग में रखना है, ठीक है बॉस। तो ये कुलम्स लॉ के ऊपर एक्चुअली न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड जो असर्शन रीजनिंग्स हैं वो लेके आएंगे। तो टिल देन आप देखते रहिए, अच्छे कमेंट्स हैं तो करिए, और ज़रूर करिए यार, और शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स भी करिए, ठीक है बॉस। और पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।